हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पॉलिटी वाला जो पार्ट है, आपका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। देखिए, एनसीईआरटी का अध्ययन अपने आप में बेमिसाल है और एनसीईआरटी की जो ये क्लासेस हैं, पॉलिटी की संबंधित जो क्लासेस हैं, वो जितने भी एग्जाम आप जीके के एग्जाम देते हो, चाहे वो आरएएस है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम है, चाहे वो एमपी पीएससी का एग्जाम है या उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट जीके पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें और निश्चित रूप से आपको ये लाभ होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं संविधान क्यों और कैसे। देखिए, बुक में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसका समराइजेशन किया गया है और शॉर्ट रूप में आपको समझाया गया है कि एक बड़े चैप्टर को आप छोटे से समय में आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो आज का जो पहला चैप्टर है वह है संविधान क्यों और कैसे। तो इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? देखिए, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। अर्थात किसी भी देश का शासन करना है या किसी भी देश में शासन स्थापित करना है, तो शासन स्थापित करने के लिए एक विशेष नियमावली प्रक्रिया अपनाई जाती है, नियम अपनाए जाते हैं और उन नियमों को एक पुस्तक में लिखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब देखिए, संविधान किसी राज्य की सरकार के तीन प्रमुख अंग, यानी कि किसी भी राज्य सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो संविधान ही शासन चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है। देखिए, ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मेंस में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो भी मेंस में एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे आप, तो एनसीईआरटी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में लिखने के लिए भी आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान क्या कहता है? संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है। संविधान सरकार के तीन अंगों के बीच आपसी संबंधों, उनका जनता के साथ संबंधों और संबंधों का विनियमन करता है। यानी कि तीनों अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किस तरह से संबंध होने चाहिए और यह जनता के साथ कैसे समन्वय कर सकते हैं और एक दूसरे के संबंधों पर प्रभावित किए बिना एक अच्छे शासन प्रणाली को कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह कौन निर्धारित करता है? संविधान करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। देखिए, संविधान जो होता है वो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होता है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है। तो जनता के हितों के लिए, उसके सामाजिक हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए, आर्थिक हितों का जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा, सबको समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे, सबको आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे, इस बात की सारी व्यवस्था कौन करता है? संविधान करता है। अब अगला प्रश्न हमारे मन में यह आता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के विभिन्न प्रकार के समुदाय से बनता है। इन समुदाय में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी तरह की बोलियां, बहुत सारे तरह के धर्म हैं, बहुत सारी तरह की जातियां हैं। इन सब में तालमेल बैठाने के लिए एक निश्चित नियमावली व्यवस्था जो है, उसको पूरा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। यानी संविधान ही ऐसा है जो भेदभाव को मिटाता है और विश्वास उत्पन्न करता है कि भाई, हमारे द्वारा कोई भी जो कार्य किया जाएगा वह पूरी तरह से क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह संविधान तय करता है। देखिए, आप सबको पता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो कोई भी व्यक्ति मनमर्जी निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने की शक्ति कहाँ पर, किस तरीके से है? न्यायपालिका के पास अपनी शक्तियां हैं, संसद के पास अपनी शक्तियां हैं। तो इन सब का निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों, उपनियमों और शक्तियों व सीमाओं को तय करता है। बिल्कुल सही बात है कि संविधान ही यह तय करता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी, उसकी क्या क्या कार्य होंगे, उसकी सीमाएं क्या होंगी और उनकी शक्तियां भी क्या होंगी। तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा सरकारें बनाई जाती हैं और
प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भी सरकारें बनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से सांसद कहाँ चुने जाते हैं, राज्यसभा में भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वह हमारे देश में पाई जाती है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी जरूरी है। यानी संविधान ही इस बात का निर्धारण करता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो उसे न्याय किस प्रकार से दिलाया जा सकता है। तो न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण भी कौन करता है? संविधान करता है। तो संविधान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है और वह सभी लोगों के लिए भारत में जरूरी है, विश्व में भी जरूरी है। इसीलिए सभी देशों ने, अलग अलग देशों ने अपने अपने क्या बना रखे हैं? संविधान बना रखे हैं। उन नियमों के अनुसार उस देश को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। अब देखिए भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला और वायसराय लॉर्ड बेवेल ने इसकी पुष्टि की। तो देखिए 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आती है और भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात करती है, और उस समय जो वायसराय थे भारत में वो कौन थे? लॉर्ड बेवेल। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। कैबिनेट मिशन के अनुसार कितनी निर्धारित की गई थी? संविधान सभा की जो संख्या है वो 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। तो 389 में से 289 तो गवर्नरों के अधीन जो प्रांत थे 11 उनके अधीन, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे, और राजाओं के अधीन जो राज्य संचालित थे, रियासतें संचालित थीं, उनसे 93 प्रतिनिधि लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था, और 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया था। यानी जितने भी प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को संविधान सभा में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। आगे हम बात करें, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। तो जितने भी प्रांत थे उसमें 3 समुदायों को प्राथमिकता दी गई, मुसलमान, सिख और सामान्य। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का अनुसरण हमें दिखाई देता है कि भेदभाव के आधार पर सीटों की संख्या को उन्होंने क्या किया था? निश्चित किया था, संविधान सभा का निर्माण किया था। तो 3 प्रमुख समुदाय जो थे वो कौन कौन से हैं? मुसलमान है, सिख है और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को क्या किया गया था? बांटा गया था। आगे हम बात करें, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना के अनुसार हुआ है? वह हुआ है माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ है 3 जून 1947 को, और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। कितनी रह गई? 299। तो 389 में से अब कितने रह गए? 299। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय, अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास और तालमेल बैठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध, आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है, और यह अराजकता को रोकता है। तो संविधान जो है वह निर्णय का माध्यम है कि किस तरह से निर्णय लिया जाना है, शक्तियों पर किस तरह से प्रबंध लगाया जाना है, आकांक्षाओं और लक्ष्यों को किस तरह से पूरा किया जाना है। संविधान राष्ट्रवाद शासन प्रणाली का आईना है। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, एनसीईआरटी में ये कहा गया है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना के अनुसार 389 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत गवर्नर प्रांतों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया, 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुसार बांटा गया।
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका किस परामर्श पर निर्भर किया गया। और जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव करवाए गए, जिनमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय को 11 और सिखों को 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। तो संविधान सभा का जो चुनाव है वो कब हुआ था? जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव होता है, जिसमें मुसलमानों को 73 स्थान प्राप्त होते हैं, कांग्रेस को 199 स्थान प्राप्त होते हैं, निर्दलीयों को 11 स्थान और सिखों को 21 जो प्रतिनिधि हैं उनके निर्वाचित होते हैं। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं और संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। देखिए, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया? सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान सभा के लिए कौन सी प्रणाली को अपनाया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। तो संविधान सभा में सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस थी। और संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और देखिए, प्रारंभ में जब संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? प्रस्तुत किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको याद रखें आप। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। आगे हम बात करें, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। हमारा संविधान जब बनके तैयार हुआ तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए 8 कमेटियां बनी थी। कितनी कमेटियां बनी थी? 8। तो ये पूछी जा सकती है, संविधान सभा में कितनी कमेटियां बनी संविधान निर्माण के लिए? 8 कमेटियां। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि संविधान को सबसे पहले कब स्वीकारा गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। और संविधान में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि संविधान जब हमारा बना तो संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सर्वाधिक जो अधिनियम है वो इसी से लिए गए हैं। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो, तो नेहरू रिपोर्ट की बात को भी शामिल किया गया है संविधान में। 1945 का भारत सरकार अधिनियम को शामिल किया गया है और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में किसको शक्तिशाली बनाया गया है? केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसके साथ साथ राज्यों को भी अपनी शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए, ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान में हमने क्या क्या लिया है? सरकार का संसदीय रूप ब्रिटिश संविधान से लिया है। संवैधानिक मत को आधार बनाकर जो चुनाव प्रणाली है उसको हमने कहाँ से लिया है? यानी हमारे जो चुनाव प्रणाली है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। कानून के शासन पर विचार कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। विधायिका का अध्यक्ष पद और भूमिका हमने कहाँ से ली है?
ब्रिटिश संविधान से। कानून निर्माण की विधि भी कहाँ से ली है? ब्रिटिश संविधान से ली है। तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? सरकार का संसदीय रूप, संवैधिक मत को आधार पर चुनाव, कानून के शासन पर विचार, विधायिका का अध्यक्ष पद और भूमिका, और कानून निर्माण की विधि हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्वतंत्रता को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों की सूची की जो बात है वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने शामिल किया गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने 3 चीजें ग्रहण की हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ऐसे याद रख लें, SSB, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को, सिद्धांत को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें सशक्त केंद्रीय सरकार और जिम्मेदारी भरी राज्य सरकारों का जो स्वरूप है, हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों व आशाओं के अनुरूप होना चाहिए। तो यह बात भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। तो इस तरह से दोस्तों एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको शामिल करते हुए मैंने आपको थोड़े से समय में इसको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में एक बार में नहीं आती है तो इसको दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो और बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो। तो हमारे जो पॉलिटी का, जो एनसीईआरटी पॉलिटी का जो पार्ट है, पहला चैप्टर है, ये फिनिश हुआ और धीरे धीरे अन्य क्लासेस भी आप देखते रहिए। और पहली बार इस चैनल को देखने वाले स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में हमें चर्चा करें। हम निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।